मोदी को कैसे देखते हैं? मोदी साहब जो है कोई वो थोड़ी है कि बंदूक लेके सड़कों पे आके, वो इतनी छोटी लेवल के तो नहीं है। वो तो एक पॉलिसी मेकर है ना, विजन दे रहे हैं ना अपनी कौम को। तो और वो आज से तो सियासत में नहीं है, पहले वो गुजरात के सीएम थे, फिर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहे हैं। तो कोई तो बात होगी कि भारतीय उनको जो है सर आंखों पे बिठाते हैं। भारत मोदी जी तो इवन मुसलमानों के लिए भी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान। व्हाट डज इट मीन कि मोदी साहब कुरान से नफरत नहीं कर रहे? नमस्कार। पाकिस्तान में आना शुरू हुआ था रशिया का तेल, और वो तेल आते ही पाकिस्तान में खुशी की लहर आई थी कि सस्ता तेल आ गया, इंडिया जैसा सस्ता तेल। लेकिन उसमें भी, उसके पेमेंट्स में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है रशिया का जो पेमेंट्स का है वो रोड ब्लॉक, उसमें कहीं ना कहीं पेमेंट फंस रही है, और वो तेल अब आएगा कि नहीं आएगा उस पर एक सवालिया निशान लग गया है। सवालिया निशान ऐसा कि सस्ता तेल आ रहा था वो गया, इकोनॉमी की हालत खराब है, और ये पेमेंट पे रोड ब्लॉक आए कब है? उस टाइम आया है जिस टाइम पे पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पिछले 8 महीने में हाईएस्ट पे हैं, $8 बिलियन के आसपास पहुंच गए हैं, और हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बाद ये तेल का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या रीजन है कोई नहीं जानता। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ शौकत सजरानी साहब सिंध के हैं, सिंध से हैं, और साथ में ये अमेरिका में इस समय सेटल्ड है, बिजनेस करते हैं अपना, और वहां पर बैठ करके भी ये एनालिसिस करते हैं, एनालिस्ट भी हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में और साउथ एशिया में। सजानी साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ये जो तेल है रशिया से सस्ता आया था, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने बहुत क्लेम किया था कि भाई मैं सस्ता तेल ले आया, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। उसके बाद कुछ खबरें भी आई, और उसके बाद ये हुआ कि उस तेल का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या क्या सूरत है हाल? रोहित भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके और आपको आपके दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। रोहित भाई, सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि ये सस्ता वस्ता कोई नहीं आ रहा था तेल। ये जो है पाकिस्तानियों को जो है ये धोखे में रख रहे हैं। वो बिल्कुल मार्केट रेट पे आ रहा है, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई स्पेशल डिस्काउंट्स या स्पेशल कंसिडरेशन वो भी नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। और तीसरी बात, ये जो आ रहा था, ये ग्रेड क्या है इसका? ये जो क्रूड ऑयल जो आ रहा था उसका ग्रेड क्या है? वो ग्रेड कैपेबिलिटी नहीं है पाकिस्तानी रिफाइनरीज के अंदर कि उसको रिफाइन कर सकें। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इसी बात पे तो झगड़ा हुआ था। शहबाज शरीफ जब अपोजिशन में थे, इमरान साहब पहुंच गए थे वहां पे, तेल लेना है हमें, जिसके ऊपर जो है एक ठीक ठाक जो है पोजीशन इनकी दी थी शहबाज शरीफ साहब ने। वही अब शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं और तेल खरीद रहे हैं उनसे, और कह रहे हैं कौम को खुशखबरी दे रहे हैं कि जी ये सस्ता तेल हम ले रहे हैं। पेमेंट की टर्म जो है वो भी बड़ी जो है वो फ्लेक्सिबल है। ऐसी कोई बात ही नहीं है, न ये सस्ता है, न कोई डिस्काउंटेड है, और न इसकी कोई क्वालिटी ऐसी है कि आया और जो है रिफाइन किया गया और जो है आम आदमी को जो है सप्लाई हुआ। ऐसी कोई ग्राउंड रियलिटी ये बिल्कुल उलट है इसके। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल उलट है, राइट। अच्छा, वैसे ये तो पता था, ये तो खबर आई थी कि इंडिया में नायरा की रिफाइनरी है, उसमें ये रिफाइन किया गया है, जो कि 50% इंडियन 50% रशियन वेंचर है। अगर ये सस्ता तेल नहीं था तो ये खरीदने की मजबूरी क्या थी, और अब कहाँ रोड ब्लॉक आया इसमें? ये अब इसका पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा? अब तो हाईएस्ट, मतलब 8 महीने में हाईएस्ट इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। आप जिसको हाईएस्ट रिजर्व कह रहे हैं, उनको उनमें से इनको खर्चा कितना करना है? कुछ जो है वो तो सिर्फ वो नुमाइशी है, दिखाने के लिए, उसको तो ये टच भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात, ये सस्ता तेल की मैंने बता दी आपको बात। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि ये रिफाइनरी के प्रॉब्लम्स आएंगे, और इससे भी बढ़कर अपना रोहित भाई, ये जो क्रूड ऑयल है ना, इसको जो ट्रांसपोर्टेशन इसकी होती है वो भी स्पेशल व्हीकल्स होते हैं, जिसका नाम ही है स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, वो इनके पास नहीं। तो ये अच्छा, फिर ये कितने शिपमेंट भी आई है? कोई एक आध शिपमेंट ही आई है। एक तो ये है ना कि शिपमेंट जितनी डिमांड होती है उतनी सप्लाई होनी चाहिए, वो भी नहीं है। फिर पैसे इनका अपना खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, ये अपने खर्चों के लिए जो है ये हलकान हुए बैठे हैं, तो ये दूसरों को देंगे पैसे हैं। और दूसरी बात, ये इनकी जो इकोनॉमिकल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है,
क्या उसको रशियंस को नहीं पता? उनको तो वो तो रशियन तो खुद इस वक्त जो है क्राइसिस में चल रहे हैं, उनके पास तो खुद जो है वो पैसे चाहिए, उनको जंग लड़ रहा है रशिया, तो वो क्या इनको मुफ्त में दे देगा? खैरात में दे देगा? राइट रशिया को खुद पैसे चाहिए, रशिया तो वॉर लड़ रहा है और वॉर लड़ने वाले कंट्री का पैसे की प्रॉब्लम होती है, नो डाउट अबाउट इट। तो साथ में ये इस समय शहबाज शरीफ जो ये क्लेम कर रहे थे कि मैं सस्ता तेल ले आया हूं, वो इलेक्शन की वजह से क्लेम कर रहे थे शायद, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है इस इलेक्शंस में? पहली बात तो ये रोहित भाई के पलड़ा किसी का भी भारी हो, देखना यह है कि फौजियों से वो जो है क्या डील कर रहे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो। देखे ना, शहबाज शरीफ साहब तो एक प्राइम मिनिस्टर बज़ाहिर तो शहबाज शरीफ हैं, लेकिन पीछे से जो है वो इस पूरी पार्टी को लीड कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। ठीक है, वहीं पे फैसले होते हैं। तो और सुनने में ये आ रहा है कि ये जो आया है नई गवर्नमेंट जो आई है, ये डील करके आई है। फिर ये एक भी नहीं है, ये भी एक पूरा जो है वो है जमघटा, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, फजलुर रहमान साहब भी हैं, बलूचिस्तान से कुछ लोग ले लिए हुए हैं इन्होंने। तो ये सारा मिला के इधर से एमक्यूएम है, अपना महाजरों की जो तंजीम है पाकिस्तान वाली, वो इनके साथ है, फ्रंटियर से कुछ लोग इनके साथ हैं, बैकअप में नई नई पार्टियां भी बन गई हैं इमरान खान से तोड़ तोड़ के। तो ये तो जमघटा है। अब आपका कहना है कि कौन जीतेगा कौन आएगा, तो भैया आप दूसरे के आने का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आने वाला कोई भी नहीं होता है, वो तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए होता है, अवाम में एक जो है सिविलियन चेहरा दिखाने के लिए होता है। पीछे जो रिजीम चल रहा है वो तो वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होनी है, उसमें सिर्फ एक तब्दीली होती है 4 साल के बाद, वो जो ऊपर का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है वो चेंज हो जाता है, और पॉलिसी इनकी वही रहती है। पॉलिसी उनकी वही रहती है, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चेंज करता है। अच्छा, ये कहानी भी सही है। लोग ये बोल रहे हैं कि कुछ सेटिंग्स हुई हैं, कुछ हुआ है, ये अक्टूबर तक इलेक्शन हो जाएंगे और इकोनॉमी बेटर हो जाएगी। क्या आपको लग रहा है इलेक्शंस हो जाएंगे अक्टूबर तक? देखिए इलेक्शन क्या होते हैं जी, इलेक्शन जो है वही चेहरे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एमएनएज, एमपीएज, नेशनल असेंबली के मेंबर्स, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स, फिर वो सारे मिल मिला के जो है वो सेनेटर्स बनाते हैं, और फिर वो असेंबली में पहुंच जाते हैं, और वहां जाके एक आदमी जो है को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि पहले से पता होता है। 3-4 लोग हैं अभी रेस में, बिलावल साहब हैं, या नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो रनर अप कैंडिडेट है वो तो मरियम साहिबा है, वही हैं, लेकिन बीच में जो है अभी उनको लाते हैं या उनके बीच में किसी और को ये बिठा देते हैं, इट डजेंट मैटर। तो इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन में क्या होगा, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रिटर्निंग अफसर्स या इलेक्शन कमीशन के नीचे जो सेटअप है जो इलेक्शन करवाता है वो तो करवाता है, लेकिन उसके रिजल्ट जो है वो तो वही आते हैं जो पहले से तयशुदा होते हैं। तो ये तो अब ये पब्लिक को पता चल गया है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है, तो कौन आता है कौन नहीं आता है, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, डजंट मैटर। अच्छा, अब आप बात करें तो इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस पास हो रहे हैं, करीब आते जा रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान के लिए एक कोई खतरा है? क्योंकि पाकिस्तान चाइना से अच्छी दोस्ती रख रहा है इस समय, अमेरिका से भी बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों साइड दोस्ती अच्छी नहीं चलेगी। क्या पाकिस्तान के लिए इंडिया अमेरिका रिलेशंस जो है वो खतरा है, और इसको कैसे परसीव किया जा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो पाकिस्तान में रहती है, पाकिस्तानी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो अमेरिका में रहती है, उसमें कैसे परसीव किया जा रहा है? अमेरिकन, यूरोपियंस ये किसी एक कंट्री से कोई रोमांस नहीं करते, ठीक है ना। तो ये कहना कि इंडिया का जो है ताल्लुक अच्छे हो रहे हैं अमेरिका से या दूसरे नाटो कंट्रीज से, यूरोप से, तो ये कोई रोमांस की कोई बात नहीं है। जब तक पाकिस्तान उनकी ज़रूरत था यूरोपियंस की, पाकिस्तान के साथ वो चलते रहे, आपने देख ही लिया। पाकिस्तान चलाते रहे, चलते नहीं रहे बल्कि चलाते रहे, उनको डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड
जो फ्लो ऑफ मनी था वो पाकिस्तान की तरफ था, ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है उस पर वो ट्रस्ट करेंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान अमेरिका की गोद से उठ के जाके चाइना की गोद में बैठ गया है, ठीक है। बाहर तो इन्होंने अमेरिका से ताल्लुकात रखे होंगे, ये हम नहीं कह सकते कि अमेरिका से बात ही नहीं करते। इनके आज भी जो है अमेरिका के सेंटकॉम से जो है वो ताल्लुकात बिल्कुल होंगे। अमेरिकन गवर्नमेंट से, थिंक टैंक से लॉबिंग करते हैं। इमरान खान लॉबिंग कर रहा है, लॉबिंग पे पैसे खर्च कर रहा है। तो ये अमेरिका या यूरोप के बगैर तो ये रह नहीं सकते। इनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, इनकी असेट्स वहां पर हैं। तो ये तो बिल्कुल जो है गलत बात है कि अमेरिका से बिल्कुल ताल्लुकात इनके खत्म हो गए। लेकिन पहले जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात थे उनमें कमी जरूर आई है। उनके अमेरिका के लोग बैठे होंगे जो अमेरिका से सिंपैथी करते होंगे, बिल्कुल वो बात सही है। लेकिन ये कहना कि इंडिया के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो पाकिस्तान के लिए खतरा है, इसको आप इस एंगल से ना देखिए, बल्कि इस एंगल से देखिए कि अब पाकिस्तान की उनको जरूरत नहीं रही। और दूसरी तरफ जो भारत है वो कोई ये नहीं है कि अब अमेरिका को भारत को इस्तेमाल करने की सोच रहा है कहीं पे, नहीं। भारत खुद इतना बड़ा हो बन गया है, अपने आप को उसने इतना मजबूत कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने ट्रस्ट बिल्ड किया है। भारत ने ट्रस्ट बिल्ड किया है। कल भी भारत रशिया के साथ था, आज भी भारत ने रशिया से बिगाड़ी नहीं है। अगर आप ये कहें कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं तो इसका मतलब फिर आप ये कहना शायद चाह रहे हैं कि जो है रशिया से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। नो, भारत ने कंट्री के मुफाद में देखता है कि कैसे चलना है। तो जो है, हाँ, भारत के साथ सिर्फ अमेरिका तो नहीं ताल्लुकात हैं। अमेरिका के अलावा भारत के सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इवन भारत के चाइना के साथ भी कोई बुरे ताल्लुकात नहीं है। अभी भी आप देखें ट्रेड वॉल्यूम चाइना के साथ कितना है। हमारे चाइना से 125 बिलियन से ज्यादा है जी। 125 बिलियन डॉलर से ज्यादा ट्रेड है हमारा। अच्छा, ये जो इंडिया जिस तरीके से चल रहा है वो क्या आपको लग रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी सही चल रही है, इंडिया के इंटरनेशनल अफेयर सही चल रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर इंडिया एक पावर बनता जा रहा है? ये तो जो है पूरी दुनिया जानती है। भारत की इकोनॉमी देख लीजिए, भारत की डेवलपमेंट देख लीजिए, भारत का पर कैपिटा देख लीजिए, भारत के रिजर्वायर्स देख लीजिए, भारत की मिलिट्री माइट देख लीजिए, भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट्स हैं वो देख लीजिए, भारत के मैन पावर के ऊपर जो है डेवलपमेंट पे भारत कितना पैसा लगा रहा है, उनको अपकीप कर रहा है, वो देख लीजिए। तो कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें भारत की परफॉर्मेंस को जो हम क्वेश्चन कर सकते हैं। राइट। अच्छा, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो बोलते हैं कि मोदी जो किलर ऑफ गुजरात, तो मोदी को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, इसमें मोदी को कैसे देखते हैं, मोदी साहब जो है कोई वो थोड़ी है कि बंदूक लेके सड़कों पे आके, वो इतनी छोटी लेवल के तो नहीं है। वो तो एक पॉलिसी मेकर है ना, विजन दे रहे हैं ना अपनी कौम को। तो और वो आज से तो सियासत में नहीं है, पहले वो गुजरात के सीएम थे, फिर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहे हैं। तो कोई तो बात होगी कि भारतीय उनको जो है सर आंखों पे बिठाते हैं। भारत मोदी जी तो इवन मुसलमानों के लिए भी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान। व्हाट डज इट मीन कि मोदी साहब कुरान से नफरत नहीं कर रहे। देखे ना, ये कह रहे हैं कि बुचर है। अच्छा, बुचर पे आ जाते हैं। तो देखिए, ये वही वाकई की शायद आप जिक्र कर रहे हैं बिलावल साहब, जो गुजरात में मैसेकर हुआ था ट्रेनों का है। लेकिन हर चीज को सीक्वेंस में देखना चाहिए ना। जो गुजरात में रॉयट्स हुए थे, हिंदुओं ने किए थे मुसलमानों के खिलाफ, उसके पीछे की कहानी जो है वो क्यों नहीं आप बताते। रोहित भाई, आप मुझे थप्पड़ मारेंगे हैं, तो मैं आपको अगर थप्पड़ मार दिया तो मेरी थप्पड़ तो आपको याद रह गई कि मैंने थप्पड़ मारा है। लेकिन आपने जो मुझे थप्पड़े मारी आप क्यों नहीं भूल जाते हैं जनाब। भाई
जो रॉयट्स हुए थे मोदी साहब के मौके पे, अपने इक़्तिदार के दौरान जब ये गुजरात में थे, उससे पहले मुसलमानों ने हिंदू मुसाफिरों, ट्रेन थी उसके मुसाफिरों को, आई डोंट नो कि क्या रीजंस थे, जो है मुसलमानों को पकड़ लिया और उनको जो है बड़ी बेदर्दी से जलाया, मारा, पीटा, कूटा, उनकी जो है यानी हद से ज्यादा जो है वो जुल्म किया उनके साथ मुसलमानों ने गुजरात में। अगर आप उसकी डिटेल पे जाना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है, मैं आपकी पूरी वो कहानी सुना सकता हूँ। उसके बाद से जाहिर सी बात है, जब पता चला मेरे भाई, मेरे कौम के लोग, मेरे वतन के लोग, मेरे सूबे के लोग, मेरे जुबान बोलने वाले लोगों को अगर दूसरे धर्म वाले, दूसरी जुबान बोलने वाले वो उनकी हत्या करेंगे, तो डेफिनेटली ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। फिर हिंदुओं ने भी रिएक्ट किया, एक्ट नहीं किया, रिएक्ट किया। और फिर ये तो आप जो है, मैं बिलावल साहब, अब वो जाहिर से नेता है, मैं छोटा मुंह है मेरा, लेकिन जाहिर है मैं शहरी तो हूँ, मेरे पास एक अपना राय तो है, तो मैं दे सकता हूँ। तो मैं बिलावल साहब से बड़ी अदब के साथ उनके खिदमत में रखूंगा कि बिलावल साहब, आप ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, मेरा ख्याल है आप किताबें भी पढ़ते होंगे, हिस्ट्री भी पढ़ते होंगे, तो पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, फिर आप पब्लिक में अपने भाषण दीजिए, जो आपका पब्लिक जो है बाय भी करे, पूरी दुनिया भी जो है उस पर आपके जो कद काठ है आपका, वो उससे बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। लेकिन ये आप जो है गलत बयानी तारीख को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं। तो ये जो प्यारे जो हारी हैं आपके जो वोटर्स हैं सिंध में, वो तो कबूल कर लेंगे कि वाह 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 जी, बेनजीर साहिबा का बेटा है, बड़ा अच्छा बोलता है, देखें जी क्या इनके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। लेकिन भाई सिंधियों में हमारे जैसे भी लोग हैं जिनकी हर तरफ नजर होती है, तारीख पढ़ते हैं, इवेंट्स देखते हैं, तो हम आपकी बिलावल साहब कैसे ये बातें मान लेंगे? राइट, ये बात है, सही बात है। अगर देखना है तो पूरी चीजों को देखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। और अगर मैं बात करूं तो बेनजीर भुट्टो साहिबा या दूसरे लीडर्स सिंध के जो भी थे, इन सबसे बाहर बात करें तो इंडिया की सिंधी कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो कि बड़ी फ्लरिशिंग कम्युनिटी है। मतलब आप बोले तो टैक्स पेइंग कम्युनिटी है, बड़ी रिच कम्युनिटी है, बिजनेसमैन कम्युनिटी है, ऐसी कम्युनिटी है जो जिसने एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर दिया है। और ऐसी कम्युनिटी है, कितने सिंधीज हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, 1% भी नहीं होंगे, 2% मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं है। भी दिया है आपको सिंधी कम्युनिटी ने, इंडिया का लॉ मिनिस्टर भी दिया है। हाँ, एक लॉ मिनिस्टर थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, राम जेठमलानी थे, और बहुत सारे थे। तो इंडिया की ट्रेडिशनल सिंधी कम्युनिटी को देख करके सिंध के लोग कहीं क्या रिएक्शन क्या है? देखें जी, मेरा भाई मेरे साथ बैठा हो, किसी दूसरे शहर में, सिटी में बैठा हो, किसी दूसरे मुल्क में बैठा हो, तो वो मेरा रिश्ता तो खत्म नहीं होता ना अपना रोहित भाई, उनके साथ में रिश्ता तो खत्म है। हमारा उनका रिश्ता कोई ये थोड़ी है कि वो हमारे कोई दोस्त हैं जो सिंधी वहां पे बैठे हुए, अभी आपने जिक्र किया, दे आर नॉट अवर फ्रेंड, दे आर अवर ब्लड, वी एंड दे आर वी। ये तो देखें ना, तारीख का जबर था, एक इंटरनेशनल ऐसा अरेंजमेंट हो गया कि उधर से जो है वो इन भाइयों को निकाला गया सिंध से और इनको फेंका गया भारत में। जो इनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे रह गई थी, जो इन्होंने अपना सारे असासे असेट छोड़ चाड़ के भरे भरे घर छोड़ दिए, गोडाउन, शोरूम, दुकानें, जमीनें, सब कुछ छोड़ के ये बेसरो सामानी के आलम में शरणार्थी बन के वहां पर पहुंचे हैं। और कोई ये भी नहीं कि भारत में कोई स्पेशल इनको रियायतें दी गई, एक नॉर्मल जो है रेफ्यूजी कैंप से इन्होंने अपने आप को उठाया है। और आज आप खुद ही कह रहे हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने आपको दिया है, और दिया है, लिया नहीं है, भारत से उन्होंने कुछ नहीं दिया है। तो वो दूसरी उनके उनके जो बुजुर्ग हैं, वो इधर सिंध में जो है उनकी अर्थियां, उनकी राखें वो इधर सिंध में है, उनका जो नाता रिश्ता है वो सिंध से है, उनके मंदिर, उनकी वो जगहें, उनसे भी उनके बच्चे पूछते हैं कि दादाजी, नाना जी, जो है नानी जी, आप बताइए आप कहाँ पर पैदा हुए थे, हम वो जगह देखना चाहते हैं जहां आप खेलते थे। वो नानी से कहते
नानी जी, जहां आप नीम के दरख्त के साथ झूले बांध के और झूलते थे, वो हमें देखना है। वो जहाँ स्कूल पढ़ते थे, जहाँ आप बच्चों में गुड्डी गुड़िया के खेल खेलते थे नानी जी, वो हमें जगह देखनी है। वो रिश्ता टूटेगा नहीं भैया। नहीं तो एक सिंधी कम्युनिटी है जो कि इंडिया में इतनी फ्लरिश कर रही है, उतना ही सिंधी पाकिस्तानी साइड में फ्लरिश नहीं कर पा रहे। तो क्या कहीं पाकिस्तानी सिंधी इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई देखें, पाकिस्तान के जो सिंधी हैं वो तो जेल खाने में है, वो तो जेल खाने में है। उनका सिर्फ जो है वो सांस और जिस्म का रिश्ता कायम है, बाकी क्या है उनके पास? वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के लिए जो लाइसेंसेस होते हैं, जो दुकान खोलने के लिए जो एग्रीमेंट्स होते हैं, या जो बिजनेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन होती हैं, वो वहां देखें तो पंजाबी को आराम से मिल जाता है। सेल्स टैक्स नंबर, इनकम टैक्स नंबर, ठीक है जी, सब कुछ उनको आसानी से मिल जाता है, उनको सहूलतें मिल जाती हैं। अगर कहीं पे किसी पंजाबी सिंध के अंदर व्यापारी को या जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करने की जो मंडियां होती हैं, अनाज मंडी आप देखें, उनमें कौन बैठे हुए हैं? पहले वो हमारे दो भाइयों के पास होती थी, हिंदुओं के पास होती थी, उनकी जगह पे अब इन लोगों ने ले लिया है। जो यहाँ पे जो रह गए हैं, पहली बात तो ये रोहित भाई, ये जो 47 का जो कांड हुआ था, ये जो सारा कुछ, इसमें जो सिंध के जो सिंधी थे, जिसको आप रिलीजियस वाइज अलग आप समझते हैं, उन्होंने इनके साथ इनको नहीं कहा था कि आप जाओ इधर से। ये वो जो भारत से आए थे यहाँ पर, यूपीसी के लोग, उन्होंने उनको यहाँ पे मकान चाहिए थे, उनको यहाँ पे सेटल होना था एज पर डिजाइन। उनका जो बड़ा था वो ताकत में आ चुका था, लियाकत अली खान, वो उनको ऑर्गेनाइज वे में इस्टेब्लिश कर रहा था। उनके ब्यूरोक्रेट्स थे जो जब ट्रांसफर हुआ, जब आर्मी डिवाइड हुई, ब्यूरोक्रेसी जो है उनको ऑप्शन दिया गया कि कौन सी ब्यूरोक्रेसी जो सिविल सर्विसेज सर्वेंट्स हैं वो किधर जाएंगे, तो सारे ये उर्दू स्पीकिंग आए थे। उन्होंने पूरे सिंध में और सारा कुछ, कराची में वो एक थे ना तारिक फतेह साहब, अल्लाह तो जो है उनका मर्तबा बुलंद करे, वो बताते थे कि ये कराची में सिंधी अखबारें निकलती थी, गुजराती अखबारें निकलती थी, साफ सुथरा होता था कराची, धुला हुआ होता था। इन्होंने आके जनाब अली पहले तो उसको लाल कर दिया, सफेदे से कराची को लाल कर दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? है तो हिंदुओं की प्रॉपर्टीज पे कब्जा। तो ये कहना कि जो सिंध के अंदर जो सिंधी रहते हैं वो खुश हैं, हाँ खुश जरूर हैं। जरदारी साहब बहुत खुश हैं, हमारे जो जमींदार हैं वो बहुत खुश हैं, उनकी जागीरों को कोई जो है खतरा नहीं है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये जो हमारे सिंध के जागीरदार हैं, उनकी आप जमीनों पे जाएं सिंध में, जो हारी हैं उनके, वो और मुंशी हारी, उनके गनमैन, इन्हीं हमारे सिंधी वडेरों के कुक्स, चौकीदार, वो सारे नाम सिंधी ये वडेरों के हैं। आप मुझे क्यों है भाई, सिंधी क्या नहीं है? सिंधी को गन चलाने, ये जो गनमैन होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, या जो उनके हारी होते हैं, किसान होते हैं, वो क्या सिंधी नहीं है? उनको नहीं देते ये जो हमारे सिंध के वडेरे हैं। तो ये हाल है। इनके पास जो है स्कूल्स नहीं, आप देखें स्कूलों में इन्हीं जागीरदारों वडेरों के जो स्कूल्स हैं, वो या तो उनकी बैठकें होती हैं जहाँ पे ये अपने गरीबों से मिलते हैं, उनके मसाइल पूछते हैं, उनको डपटते हैं, जिसको हम सिंधी में ओताक कहते हैं, वो उनकी ओताकें बनी हुई हैं। उनके जो जानवरों हैं, उनके फूड जो है उनका जानवरों का, इनकी जो भैंसें बकरियां होती हैं, उनके या जो इनकी जमीनों के जो बीज होते हैं, खाद होती है, वो उन स्कूलों में रखी जाती है। उनमें जो स्कूलों में जो टीचर होते हैं उनको घर बैठे तनख्वाह मिल जाती है। उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। जो सिंध के जो टीचर स्कूलों में पढ़ा रहे होते हैं, उनको पढ़ना नहीं लिखना खुद को नहीं आता, और वो सिंधी बच्चों को तालीम दे रहे हैं। तो ये हाल है सिंधियों का। राइट, सिंधियों का हाल वाकई में बुरा है। और इधर भी कुछ मूवमेंट्स चल रहे हैं सिंध में भी, साथ में बाकी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तानी साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जो चल रहा है वो तो सबको पता है। थैंक्स अ लॉट शौकत सरजानी साहब फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय। धन्यवाद।